गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ का मतलब ये है कि हम वो बातें हम देखेंगे जिसमें हमें वी और आई में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ओम्स लॉ का मतलब ये होता है बच्चों, वी और आई में स्ट्रेट लाइन। तो ओम्स लॉ की ड्रॉबैक्स क्या है वो देखो। वी सीज टू प्रोपोर्शनल टू आई। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस सीज इज टू प्रोपोर्शनल टू आई। आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। हम किसी भी कंडक्टर से बच्चों जब करंट पास करते हैं तो थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में रजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो V और I में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो V और I में ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों। देखो V और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन तभी रहेगा जब रजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या देता है? रजिस्टेंस। लास्ट क्लास में बात हुई थी हमारी। तो ग्राफ ऐसा हो जाता है बच्चों, V की साइड टिल्ट हो जाता है, क्योंकि रजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। स्लोप कैसे निकालेंगे? इनको डिवाइड कर लो, V बाई आई। डिवाइड करने से स्लोप मिलता है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका स्लोप हो जाएगा dv बाई डी आई टेन थीटा, और ये आपका रजिस्टेंस होगा। तो रजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। स्लोप क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से एंगल। तो आपने देखा होगा एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे। अगर मैं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, तो एंगल और बढ़ जाएगा। तो ये समझ आ गया। तो ओम्स लॉ कहने का मतलब है कुछ टाइम तक ही वैलिड होता है, उसके बाद ओम्स लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो कंपलसरी है बढ़ना नहीं। अगर ग्राफ को आप ऐसे प्लॉट करना चाहें आई और वी में, तो भी ये वी की साइड ही टिल्ट होगा। तो ग्राफ हमेशा वी की साइड टिल्ट होगा। यहां स्लोप हो जाएगा डी आई बाई डी वी, और डी आई बाई डी वी क्या होगा? 1/r हो जाएगा। तो याद रखना ये स्लोप है। स्लोप का मतलब होता है एंगल। यहाँ पे एंगल अलग है, अगर मैं यहाँ स्लोप बनाना चाहूं तो आप देख सकते हैं एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ने का मतलब है टेन थीटा इंक्रीज हो गया, मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। और आपको पता ही है किसी भी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कंडक्टर में बढ़ता है। लास्ट लेक्चर में देखा था ना। इसलिए सीरीज का मतलब होता है कि डायरेक्टली रिलेशन बंद हो जाता है, इनमें रुक जाता है। कुछ टाइम तक तो स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर वी की साइड ग्राफ टिल्ट हो जाएगा। तो ये ड्रॉबैक्स है, क्योंकि ओम्स लॉ ने तो यही कहा था आई और वी में कैसा ग्राफ होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये आपको लो टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ वैलिड होगा, उसके बाद नहीं होगा। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि आपने जैसे कि 9th यूनिट में पढ़ेंगे हम, डायोड वगैरह पढ़ेंगे, डायोड। तो डायोड में कुछ ऐसा ग्राफ आता है, यहां फॉरवर्ड वोल्टेज, यहां बच्चों रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट। तो आप देखोगे अगर पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे तो ग्राफ ऐसा होगा, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दोगे डायोड से तो ग्राफ ऐसा होगा। डायोड एक डिवाइस है, अगर उसमें जैसे कि दो एंड होते हैं, अगर यहाँ प्लस कनेक्ट किया यहाँ माइनस कनेक्ट किया तो ऐसा ग्राफ आता है। साइन बदल देंगे टर्मिनल के, इधर माइनस कर दिया इधर प्लस कर दिया तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं? ओम्स लॉ ने तो इतना कहा था कि अगर V को बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, V का साइन चेंज करने से I भी चेंज हो रहा है। तो ये भी ड्रॉबैक्स है। I depends on
साइन ऑफ V मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है वो V के साइन पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। किस केस में डिपेंड करता है? जैसे डायोड हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, थर्मिस्टर हैं। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर्स, इनमें ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, ये ऐसी डिवाइस है, इनमें ऐसा ग्राफ आता है। तो जो भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो ओम्स लॉ को लिमिटेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक ओमिक कंडक्टर होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक कंडक्टर होते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो आई डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V। थर्ड एप्लीकेशन, एक मटेरियल होता है गैलियम आर्सेनिक। गैलियम आर्सेनिक के केस में बच्चों अगर हम देखें, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैलियम आर्सेनिक के केस में आपको ग्राफ मिलने वाला है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। I और V में गैलियम आर्सेनिक, इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक के केस में I और V में बच्चों आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पे है स्ट्रेट लाइन O से A तक, फिर है कर्व, फिर भी B से C भी कर्व, फिर अगेन ऐसे। क्या ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है? O से A तक तो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। A से B को बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन। नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, और रेजिस्टेंस यहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो 90 से कम बनेगा। 90 से कम एंगल बनेगा तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा आपको पता है रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा I/V, मतलब कि 1/R। और B से C आप देखोगे ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है। B से C कैसा रेजिस्टेंस रीजन है? नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कौन सा होगा? B से C। पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन O से A से B, फिर इसके बाद भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे देखेंगे उसको भी समझें। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? DI/dV। इसका स्लोप होगा DI/dV। ये आपका टेन थीटा होगा, और ये 1/R के इक्वल होगा। बोलो I/V। अब मुझे ये बताओ, जहां टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो 1/R भी पॉजिटिव होगा, और टेन थीटा नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाता हूँ इसमें कहीं पे, तो जो एंगल बनेगा वो 90 से ज़्यादा बनेगा, तो स्लोप नेगेटिव होगा। इस साइड अगर मैं कहीं टेंजेंट बनाता हूँ तो एंगल 90 से कम बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना इस ग्राफ में ओम्स लॉ यहाँ से यहाँ तक वैलिड है। पॉजिटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, ये दोनों ही नॉन लीनियर रीजन है, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है? अगर मैं कोई एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो यहाँ पे भी करंट कितना है? उतना ही। यहाँ पे भी क्या करंट है? उतना ही, लेकिन V का वैल्यू अलग अलग हो गया। बोलो, इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू ये, करंट वो, इस पॉइंट पे उतना ही करंट और वोल्टेज ये, मतलब कि वोल्टेज तो चेंज हो गया, करंट सेम रहा। क्या ओम्स लॉ को वैलिड है? ओम्स लॉ तो ये कहता है V डायरेक्टली टू I। V को चेंज करेंगे तो I भी चेंज होगा। नहीं, यहाँ पे V10 है, यहाँ V20, करंट 10, यहाँ पे भी करंट 10, वोल्टेज 10, यहाँ पे वोल्टेज 20, करंट 10। बताओ भाई, ये 10 तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20। बोलो, तो करंट की एक वैल्यू पे वोल्टेज की दो वैल्यू मिल रही है। I का एक वैल्यू हो, V का दो वैल्यू कैसे मिल सकता है? तो ओम्स लॉ यहाँ क्या होगा? वोलेट हो जाएगा। तो थर्ड है बेटा, इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनिक we obtain two value of V for
वन वैल्यू ऑफ आई। तो गैलियम आर्सेनिक के केस में ऐसा होता है कि हम आई की एक वैल्यू पे वी की दो वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। तो ये लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का मतलब जहां पे वी और आई में स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब बच्चों बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज, ई और वी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ई और वी, ध्यान से समझना है। अभी तक दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस आप समझते रहे हैं। आज आपको क्लियर होगा बच्चों ईएमएफ क्या है और वोल्टेज क्या है। तो एक साइड में लिखता हूं ईएमएफ और एक साइड लिखता हूं वोल्टेज। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ध्यान रहे ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्टेज, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, इसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो वोल्टेज है वी ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं एक सर्किट बनाता हूं बच्चों। ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है, और इस बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है, कुछ भी होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से भी बात करेंगे। इसका खुद का रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ई क्या होता है बच्चों, ई क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी का। कब, जब बैटरी से करंट ड्रॉ ना करे। अब जैसे आप मार्केट से कोई बैटरी लेके आते हो तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट। मतलब कि हम क्या करते हैं, जैसे उसे सर्किट में यूज करेंगे उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे वोल्टेज। वोल्टेज आपका किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है। जैसे आपने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्टेज ए और बी के बीच में हो सकता है। अगर बच्चों यहाँ एक रजिस्टेंस है, यहाँ वोल्ट मीटर लगाया तो वोल्टेज बी और सी के बीच में भी हो सकता है। वोल्टेज सर्किट में किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है, जिसको हम I इंटू आर से लिखते हैं, वो आपका V होता है। लेकिन जो EMF होता है ये बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये दो टर्मिनल दिख रहे हैं, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब बैटरी को यूज ना करे उस टाइम, उस वोल्टेज को बोलेंगे क्या, सॉरी, उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे EMF। It is the potential difference between इलेक्ट्रोड बोल दो या टर्मिनल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। आ रही बात समझ में? ये बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब भी मार्केट से हम लेके आते हैं बैटरी तो उसमें बेटा वोल्टेज नहीं लिखा होता, उसमें ईएमएफ लिखा होता है, ठीक है। और ईएमएफ मैक्सिमम होता है। जैसे यूज करेंगे तो आपको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, कुछ वोल्टेज इसके रेजिस्टेंस की वजह से भी खराब हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो आपको जो मिलेगा बचा हुआ 1-2 वोल्ट कम ही मिलेगा, तो वो वोल्टेज होता है। तो समझ लेना बैटरी जब यूज में नहीं है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ बोला जाएगा। जब बैटरी वर्किंग में है उस टाइम बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वोल्टेज होगा। वोल्टेज किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हो सकता है, वोल्टेज किसी भी दो पॉइंट के बीच में हो सकता है, वो बैटरी के भी हो सकते हैं,
रजिस्टर के भी हो सकते हैं, कोई और अप्लायंस भी हो सकती है, लेकिन ईएमएफ केवल बैटरी का होता है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, it is the potential difference between any two points in a circuit, it is the potential difference between any two points in a circuit, सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होगा, ठीक है। इट इज ए कॉज, इट इज ए इफेक्ट, मतलब कि बैटरी लगाओगे तब करंट आएगा ना सर्किट में, और जब करंट आएगा तभी तो वोल्टेज बनेगा I इंटू आर। तो बैटरी का ईएमएफ होता है, ईएमएफ की वजह से वोल्टेज आता है बेटा। पहले ईएमएफ होता है ना बैटरी का, जब यूज नहीं करते तो उसमें ईएमएफ होता ही है, लेकिन जब यूज करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से I इंटू आर हो जाएगा, तो वोल्टेज भी मिलेगा। तो ईएमएफ कोज है और वी उसका इफेक्ट है। तीसरी बात, जो ईएमएफ होता है इसका सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, ये सिर्फ बैटरी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन external resistance of a circuit, ये सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, ये डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ईएमएफ और वोल्टेज में डिफरेंस समझ आ गया होगा। मार्केट से कोई भी बैटरी लेके आते हैं तो बैटरी पे लिखा होता है 20 वोल्ट, ये बच्चों ईएमएफ होता है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सोच रहे होंगे सर इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये चार्जेस पे एक तरह से फोर्स लगाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है ताकि वो मूव करे, क्योंकि बैटरी का काम ही क्या होता है आपको पता ही है बच्चों। ये कंडक्टर हो गया, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेंगे, प्लस की साइड। तो एक तरह से ये क्या करता है, फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, उनको मोटिवेट कर रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक तरह से मोटिवेट कर रहा है उन पे फोर्स अप्लाई करके, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। अदरवाइज ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई होप आपको ई और वी में रिलेशन समझ। बच्चों हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर, जैसे बच्चों कोई भी बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट होता है, कुछ ऐसा ही होता है। कोई भी बैटरी हो उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक। तो ये जो लिक्विड होता है बैटरी में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इनको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। बैटरी के अंदर जो लिक्विड फिल होता है दैट लिक्विड इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, और जो टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस, जो जैसे ये जिंक का हो सकता है, ये कॉपर हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपका कॉपर सल्फेट होता है, जिंक सल्फेट हो सकता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा। ये जिंक कॉपर के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो जब आप बैटरी को यूज करोगे तो इनसे भी तो करंट फ्लो करके जाएगा, तो बैटरी का अपना एक रेजिस्टेंस होता है,
तो मतलब कि जो इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस होगा वही बैटरी का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज द रेजिस्टेंस offered by electrodes and electrolyte of a cell. It is the resistance offered by electrodes and electrolyte of a cell. तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा मींस जो इलेक्ट्रोड्स का और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस होगा दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, अब बात आती है किस पे डिपेंड करेगा, बोलो। इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा ये, कि ये इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं, कॉपर का है या जिंक का है, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। फिर इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, H2SO4 है, HCl है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड क्या है, गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इस पे भी डिपेंड करेगा बच्चों। गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, देखो गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम रास्ता कवर करना पड़ेगा और गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट से चलना पड़ेगा। तो गैप कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, गैप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड का कितना पोर्शन डीप है। पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स डीप इन इलेक्ट्रोलाइट, इस बात पे भी डिपेंड करेगा बच्चों। तो ये 4 फैक्टर हैं जिन पे किसी भी सेल का या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, जिंक है, कॉपर है। नेचर का मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट किसका बना हुआ है, ये वाला गैप, और ये वाला पोर्शन कितना डीप है। ज़्यादा पोर्शन डीप होगा या कम होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर लेवल कम हो गया, जैसे कि कम डीप है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ज़्यादा रास्ता कवर करना पड़ेगा, और इतना फिल है तो वो यहीं से निकल जाएंगे। बोलो, तो अगर इलेक्ट्रोलाइट कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है भाई। तो इलेक्ट्रोलाइट जितना अमाउंट में रहेगा तो जितना रहे फुल रहना चाहिए ताकि रेजिस्टेंस कम रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे, इतना रास्ता बढ़ जाएगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए सिंपल है बच्चों, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपने बैटरी लगाया, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। ठीक है, करंट मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ कर लो और वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज़ कर लो। ठीक है, करंट फ्लो करता है बैटरी के प्लस से स्टार्ट होगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा हाई से लो, प्लस से माइनस। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको करंट का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। अब करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अब वी की जगह ईएमएफ यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी तक आपको ई और वी में डिफरेंस नहीं पता था इसलिए हम वी लिखते थे, लेकिन अब ई लिखेंगे क्योंकि बैटरी पे ई गिवन होता है, वी तो बाद में मिलेगा। तो करंट हो जाएगा
टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ करंट को मैं लिख रहा हूँ आई से, टोटल ईएमएफ ही टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल सेल का भी रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई आर इज इक्वल्स टू ई, आई इंटू आर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आई इंटू आर को वी से, वी उधर चला जाएगा, आई आर आ जाएगा ई माइनस वी, आर का वैल्यू आ जाएगा ई माइनस वी बाई आई। ठीक है, ये आ जाएगा ई माइनस वी बाई आई आ जाएगा। अब हमें पता है v इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो i को क्या लिख सकते हैं, v बाई आर लिख सकता हूँ। i का वैल्यू पुट कर दो v बाई आर, i का वैल्यू पुट कर दो v बाई आर, तो ये बन जाएगा v बाई आर, सॉरी आर आएगा यहाँ पे r, i को पुट कर दिया, i को पुट कर सकता हूँ ना v बाई आर, तो इसको v बाई आर रखेंगे तो v बाई आर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा e माइनस वी बाई वी इंटू में आर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और इसकी कैलकुलेशन क्या है, ईएमएफ माइनस वोल्टेज अपॉन में वोल्टेज इंटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, दिस इज द कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। करेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, सेम डेरिवेशन है जो अभी किया मैंने, वहीं से बना देता हूँ। उसी डेरिवेशन में आया था ना ई माइनस वी बाई आई, यहाँ तक आया था, याद है। इस डेरिवेशन को करने के लिए लास्ट में हमने किया है, यहाँ तक तो कॉपी कर लेना, यहाँ तक सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आई को इधर ले जाओ, ए माइनस वी हो जाएगा, तो आपको v निकालना है, v इधर ले आओ, e माइनस आई आर, ये रिलेशन हो जाएगा, v और e में ये रिलेशन बन जाएगा। तो ये रिलेशन प्रूव करना आ जाए तो वही डेरिवेशन करना है पीछे वाला, लेकिन बस आपको e और v में यहाँ तक करना है। अभी तो मैंने क्या किया था, i को v बाई आर पुट कर दिया था r कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आपको e और v में रिलेशन पूछे तो ऐसे कन्वर्ट कर देना, वही फिगर होगा, वही डेरिवेशन, यहाँ तक स्टेप सेम होगा, एक स्टेप ये चेंज करना है। ठीक है, ये कंडीशन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये कंडीशन तब है बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, क्योंकि बैटरी से करंट ले रहे हैं। चार्जिंग के दौरान फॉर्मूला ये होगा, भाई ध्यान रखना, ड्यूरिंग चार्जिंग, चार्जिंग के दौरान बच्चों जो फॉर्मूला होगा उसमें प्लस हो जाएगा, क्योंकि चार्जिंग में क्या है, वो स्टोर करेंगे, कुछ बैटरी स्टोर करेगी, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज स्टोर होगा। डिस्चार्ज होगी तो वोल्टेज खर्च होगा बैटरी में, तो हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग और ये चार्जिंग का केस है। अब बच्चों आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, तो कुछ ग्राफ हैं ई एंड वी। ई और वी में ग्राफ कैसा होगा, तो इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूँ, ई माइनस आई आर, इसको ऐसे लिख दूँ माइनस आई आर प्लस में ई, ये आर आई लिख दूँ माइनस आर आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आगे लिख दिया, ई को पीछे। तो आपको v और e में ग्राफ प्लॉट करना है, सॉरी v और i में बनाते हैं, v और i में ग्राफ। ठीक है, तो इस केस में आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है v और i में। तो v और i में कैसा ग्राफ होगा, तो ये रहा v और ये रहा i, तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट याद आ गया होगा आपको, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट है v और i में, और स्लोप क्या है नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव। तो ग्राफ ऐसा होगा,
ये V हो जाएगा बच्चों, ये I हो जाएगा, ये ग्राफ होगा, ये इंटरसेप्ट होगा E, ये एंगल थीटा, ठीक है। स्लोप नेगेटिव है, देख लो एंगल 90 से ज़्यादा है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप देगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर आपसे पूछा जाएगा इंटरसेप्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेप्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है ईएमएफ को, ठीक है। इंटरसेप्ट यही होता है। तो वी और आई में ऐसा ग्राफ होगा, वी और आई में स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, वो तो कंडक्टर के लिए है, लेकिन एक्चुअल में जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन हो, देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तो वी और आई एक ही बात होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, वी और ई सेम हो जाएंगे, और वी का फॉर्मूला आई आर होता है जो ओम्स लॉ है। लेकिन हर सेल का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है बच्चों। तो वी और आई में ये ग्राफ होगा। अब आपसे पूछा जाएगा आई एंड आर में ग्राफ, आई एंड आर, इसमें कैसा ग्राफ होगा, सर्किट डायग्राम वही है बेटा, यही क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। ये बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसमें करंट आई। इसी कंडीशन के लिए ये ग्राफ है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो यहाँ पे करंट को कैसे लिखेंगे, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ऐसे लिखेंगे। टोटल ईएमएफ कितना ई, टोटल रेजिस्टेंस कितना इंटरनल प्लस में एक्सटर्नल। तो आई में और आर में कैसा ग्राफ होगा, इनवर्सली। बोलो, ईएमएफ भी कांस्टेंट होता है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस भी। तो आई और आर में ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों कैसा ग्राफ होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसके बाद आपसे ग्राफ पूछा जाएगा वी एंड आर में, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है V इक्वल्स टू आई आर, वी और आर में ग्राफ, वी और आर में डायरेक्टली नहीं। अगर वी और आर को चेंज करेंगे तो आई कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगा, तो ये भी तो चेंज होगा। कभी सोचो वी और आर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना दे, वो तब पॉसिबल होता है जब आई कांस्टेंट हो। अब आप V चेंज करते हैं, आर चेंज करते हैं, तो आई भी चेंज होगा। तो आई का ये पुट कर दो, आई का फॉर्मूला टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इनटू में आर। अब V और R में ग्राफ बनाना है, ऊपर भी R है तो डायरेक्टली हो गया, नीचे भी R है तो इनवर्सली हो गया। ऐसी सिचुएशन का ग्राफ कैसा होगा वो समझे। ऊपर नीचे R से डिवाइड कर दो, ऊपर R से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, यहाँ R बाई R हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ऊपर नीचे R से डिवाइड कर दिया। ऐसा फॉर्मेट कहीं भी दिखे, अपॉन की अपॉन में कोई चीज़ हो और इन दोनों में ग्राफ बनाना है, कभी भी ये सिचुएशन आए आपके सामने तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। ये तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है उस टाइम वी और आई में ग्राफ कैसा होगा, आई और आर में कैसा होगा, वी और आर में कैसा होगा। ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। तब तक आप अपने घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।